तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है इफिशियंसी ऑफ डीसी मशीन। इफिशियंसी इन जनरल क्या होता है ये आप लोग जानते हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी आप पढ़ चुके हैं, उसकी इफिशियंसी पढ़ चुके हैं। इन जनरल इफिशियंसी कोई भी मशीन हो, वेदर इट इज रोटेटिंग और स्टेशनरी, eta, that means a Greek letter used to denote efficiency, is equal to output upon input। सेम फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, आउटपुट को इनपुट माइनस लॉसेस, राइट। इनपुट माइनस, सॉरी, सेम फॉर्मूले को आप दो तरह से लिख सकते हो। एक तो होगा तरीका आउटपुट अपॉन इनपुट के प्लेस पर आउटपुट प्लस लॉसेस, और दूसरा मेथड ये है, आउटपुट के प्लेस पे आप लिख सकते हो इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। तो दोनों तरह से एफिशिएंसी के फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें कन्वीनियंट हमें क्या पड़ता है। हम दोनों में से किसी भी मेथड को किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो हम इससे पहले एफिशिएंसी पढ़ना शुरू करें डीसी मशीन की, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है लॉसेस। हमें सेपरेट करने हैं या आइडेंटिफाई करने हैं कि डीसी मोटर हो या जनरेटर हो, लॉसेस क्या क्या होंगे जो हमें कंसीडर करें। क्योंकि आउटपुट इनपुट में कंफ्यूजन नहीं है भाई। जनरेटर है तो इनपुट क्या होगा ये हमें पता है, मोटर है तो इनपुट क्या होगा या आउटपुट क्या होगा ये हमें पता है। जनरेटर है तो इनपुट मैकेनिकल होगा, आउटपुट इलेक्ट्रिकल होगा। इलेक्ट्रिकल आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज इनटू लोड करेंट। मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा। एक्चुअल में हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के टर्म्स में करते हैं। तो जब जनरेटर की बात आती है तो हम आउटपुट को लेके चलते हैं, ठीक है। और जब मोटर की बात आती है तो हम इनपुट को लेके चलते हैं। मोटर के केस में इनपुट क्या होगा, V2 × IL, जो आउटपुट होगा जनरेटर के केस में। तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के टर्म्स में ही फॉर्मूले लिखने होते हैं। इस वजह से हम कोशिश यही करते हैं कि हम जो भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनाए वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के टर्म्स में बनाए, ना कि मैकेनिकल पैरामीटर्स के टर्म्स। तो इनपुट आउटपुट में कंफ्यूजन नहीं है हमें डीसी मशीन के केस में। जो हमें मेन काम करना है वो है लॉसेस को आइडेंटिफाई करना। तो हम लोग पहले जो जो लॉसेस डीसी जनरेटर और मोटर में होंगे, क्योंकि मशीन सेम है तो लॉसेस दोनों में सेम ही है, बस उन्हें हमें आइडेंटिफाई कर। तो सबसे पहला लॉस जो डीसी मशीन के केस में होगा वो है नो लोड रोटेशनल लॉसेस। नो लोड रोटेशनल लॉसेस बेसिकली कंसिस्ट होते हैं आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। आयरन लॉस आप सभी जानते हैं कि आयरन लॉस का क्या मतलब होता है। मैकेनिकल लॉस को भी हम दो तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। एक होता है फ्रिक्शन, यानी जो बेरिंग्स वगैरह लगी हुई है, रोटेटिंग पार्ट्स है मशीन के अंदर, तो जो बेरिंग्स वगैरह में फ्रिक्शन होता है, रोटर में जो फ्रिक्शन होता है, दैट इज फ्रिक्शन लॉसेस। अनदर इज विंडेज लॉस। विंडेज लॉस मतलब है कि
रोटर और एयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, यानी जब रोटर रोटेट करता है तो एयर के साथ जो उसका फ्रिक्शन होता है उसको विंडेज लॉसेस कहते हैं। तो नो लोड रोटेशनल लॉसेस को लेट से हम डिनोट कर देते हैं डब्ल्यू नॉट से, जिसमें कि इंक्लूड क्या है, आयरन लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस में क्या इंक्लूड है, फ्रिक्शन लॉसेस एंड विंडेज लॉसेस। सेकेंड है आई स्क्वायर आर लॉस, जिसको कि कॉपर लॉस कहते हैं या ओमिक लॉस आप कह सकते हैं, कॉपर लॉस और ओमिक लॉस, जो कि हीट के फॉर्म में डेसिपेट करेगा पावर। अब इसमें भी क्योंकि आप जानते हो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ हो सकता है, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है फील्ड वाइंडिंग। एक मिनट, somebody is there। तो आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस है, और ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप का जो रेजिस्टेंस, मतलब ब्रश का जो रेजिस्टेंस है, आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस, ब्रश का रेजिस्टेंस, ब्रश का रेजिस्टेंस, और ब्रश के कांटेक्ट का रेजिस्टेंस बेसिकली। और उसके अलावा अगर मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग्स लगी हैं, तो कि लगी होंगी, इंटरपोल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग है तो उसका रेजिस्टेंस, मतलब इन सारे रेजिस्टेंसेस को इंक्लूड कर लीजिए। तो जो आई स्क्वायर आर लॉस होगा वो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्मेचर सर्किट के लॉस को हम जनरली क्या लिख सकते हैं, आर्मेचर करंट आई ए स्क्वायर आर ए। अब इस आर ए में हम ये ब्रश कांटेक्ट रेजिस्टेंस वगैरह सबको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आई ए स्क्वायर आर ए, दैट इज आर्मेचर सर्किट लॉस, या आई स्क्वायर आर लॉस में इस सबको हम इंक्लूड करके लिखेंगे। बेसिकली होता क्या है स्क्वायर लॉस, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि जितने भी तरह की वाइंडिंग्स है उनकी रेजिस्टेंस करंट उसमें जाएगी, तो जो हीटिंग लॉस होगा दैट इज आई स्क्वायर आर लॉस। इसके अलावा जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो लॉस होगा वो फील्ड ओमिक लॉस होगा। इसको आप दो तरह से लिख सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस फील्ड वाइंडिंग इंटू फील्ड करंट, और आई एफ स्क्वायर इंटू आर एफ, दो तरह से लिख सकते हो। इसको यहाँ से एक्सक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि फील्ड लॉस जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, फील्ड करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। हम बात कर रहे हैं शंट मोटर की, तो हम ये मान सकते हैं दैट फील्ड करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फील्ड ओमिक लॉस जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ठीक है, और अगर आप कहेंगे कि सर अगर सीरीज मोटर हो तब, तो सीरीज मोटर के केस में इस लॉस को यहाँ इंक्लूड कर देंगे। सीरीज मोटर के केस में इस लॉस को, फील्ड ओमिक लॉस को यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, और शंट मोटर के केस में इसको अलग से काउंट करेंगे। मान लीजिए कंपाउंड मोटर है तो उसमें दो वाइंडिंग होती है, तो शंट वाले को यहाँ काउंट करेंगे फील्ड ओमिक लॉस में, और सीरीज वाले को, सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को यहाँ डाल देंगे, यानी आई स्क्वायर आर लॉस काउंट करेंगे। चौथा, स्ट्रे लोड लॉसेस। वो सारे लॉसेस जो इन सब में नहीं आ पाए उसको कहते हैं स्ट्रे लोड लॉसेस। ठीक है, अब ये तरह तरह के हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने पढ़ा था आर्मेचर रिएक्शन में कि एयर गैप फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो लॉस हुआ ईएमएफ में, या जो कम्यूटेशन में के वजह से जो लॉस होता है, हीटिंग लॉस वगैरह होता है, तो इन लॉसेस को बेसिकली मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका नाम दिया गया है स्ट्रे लोड लॉसेस। ठीक है, जो मेजरेबल नहीं है, इन तीनों में नहीं आ पाते, उनको हम स्ट्रे लोड लॉसेस कह देते हैं।
जो स्मॉल मशीन्स होती हैं उनके केस में इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टेड फॉर स्मॉल मशीन्स। लेकिन जब मशीन लार्ज हो जाती है, दैट मीन्स मान लीजिए कि 150 किलोवाट या 200 किलोवाट तक मशीन पहुंच गई रेटिंग उसकी, तब इसको इंक्लूड करते हैं और फिर क्या करते हैं, रेटेड जो आउटपुट है उसका 1% इस लॉस को कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये तो बातें हो गई लॉसेस की, कौन कौन से लॉसेस होंगे डीसी मशीन में। तो रोटेशनल लॉसेस, दैट इज नो लोड लॉसेस। आई स्क्वायर आर लॉसेस यानी वाइंडिंग्स में जो रेजिस्टेंस है, एक्सेप्ट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जो कि शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जितनी भी वाइंडिंग्स मशीन के अंदर है, उसमें रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने की वजह से जो हीटिंग लॉस होगा वो आई स्क्वायर आर लॉस की कैटेगरी में आएगा। फील्ड ओमिक लॉसेस शंट फील्ड वाइंडिंग के केस में आएगा, ठीक है। और स्ट्रे लोड लॉसेस जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आ रहा है, जो मेजरेबल नहीं है, उसको स्ट्रे लोड लॉसेस कहते हैं, जैसे कि डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स की वजह से, कम्यूटेशन की वजह से, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, उनको कहते हैं स्ट्रे लोड लॉसेस। स्मॉल मशीन के इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और लार्ज मशीन के लिए इसको 1% मान लेते हैं रेटेड आउटपुट का। लार्ज मशीन का मतलब कि मान लीजिए अबव 150 किलोवाट। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है जो मैंने समझाया? यस सर। अब इसके अलावा पावर फ्लो डायग्राम, जो कि इफिशियंसी को निकालने में यानी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है डीसी मशीन के केस में। कोशिश करते हैं कि डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बने। सबसे पहले जनरेटर के लिए पावर फ्लो डायग्राम बनाते हैं फॉर सॉरी फॉर जनरेटर। जनरेटर के केस में इनपुट आपको प्राइम मूवर से देना है, इनपुट फ्रॉम प्राइम मूवर। दैट मीन्स मैकेनिकल इनपुट आप देंगे। मैकेनिकल इनपुट का मतलब क्या हुआ, टॉर्क इंटू ओमेगा। नेक्स्ट, अब ये जो इनपुट आ रहा है, इस इनपुट से आप लॉसेस को माइनस करेंगे तो जो पावर यहाँ पर रोटर पर पहुंचेगी वो होगा इनपुट पावर शाफ्ट पे या रोटर पर, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले माइनस करते हैं फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को। फिर उसके बाद इसमें से माइनस करते हैं नो लोड कोर लॉस। उसके बाद जो इन दोनों में नहीं आ पाया, जिसका जिक्र अभी मैंने किया था, उसको उसमें से माइनस कर लेते हैं, दैट इज स्ट्रे लोड लॉस। तो मैकेनिकल इनपुट में से फ्रिक्शन विंडेज लॉस, नो लोड लॉस और स्ट्रे लोड लॉस को माइनस कर लेंगे और इन पूरे लॉसेस को एक साथ कंसीडर करके उसको माना जाता है नो लोड रोटेशनल लॉस।
इतना माइनस करने के बाद यहाँ पर ये रोटर है, यहाँ पर आपको मैकेनिकल इनपुट मिला, मतलब इन लॉसेस को माइनस किया इनपुट पावर से, मैकेनिकल पावर से, तो यहाँ अप्लाइड मैकेनिकल पावर हो गया पीएम, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा रोटर में इलेक्ट्रिकल जो पावर डेवलप होगी यहाँ पे। ये मैकेनिकल इनपुट आया, उसमें से नो लोड रोटेशन लॉसेस को माइनस किया, तो जनरेटर है, तो इसके आर्मेचर पे जो डेवलप्ड मैकेनिकल पावर है ये कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर में, और इलेक्ट्रिकल पावर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल पावर, ये हो जाएगी ई इंटू आई ए। जनरेटेड ईएमएफ है तो ई इंटू आई ए कह लीजिए। अब ये यहाँ पर डेवलप हो गई, यानी कि जो आर्मेचर पे पावर डेवलप हुई वो है ई जी इंटू आई ए। फर्दर अब आउटपुट चाहिए, तो इसमें से भी लॉसेस को आप माइनस करोगे, तो सबसे पहले आप कौन सी लॉस को माइनस करेंगे, आर्मेचर पे जो ओमिक लॉसेस हो रहे हैं, आर्मेचर ओमिक लॉस, इसके अलावा ब्रश कांटेक्ट लॉस, देन अगर कंपाउंड मोटर है तो सीरीज फील्ड मींस आई स्क्वायर आर लॉस, और शंट फील्ड आई स्क्वायर आर लॉस। जिसमें से ये जो पार्ट है इसके बारे में भी मैंने पीछे आपको बताया था, आर्मेचर सर्किट ओमिक लॉस यानी आई स्क्वायर आर लॉस, ये सारे मिला के। और शंट फील्ड लॉस मैंने बताया था, इसको आप अलग कर देंगे, इसको आप आई एफ स्क्वायर आर एफ से भी कर सकते हैं या वी इंटू वी एफ इंटू आई एफ से भी कर सकते हैं। इतना माइनस करने के बाद आउटपुट पे आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगी टर्मिनल वोल्टेज इंटू लोड करंट, ठीक है। और ये सब आप मिला दोगे, इन सब को आप अगर एक साथ कंसीडर कर रहे हो तो दिस इज नोन एज टोटल ओमिक लॉस। अब देखिए इस डायग्राम में, पावर फ्लो डायग्राम में सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, अगर कंपाउंड मोटर है तब ये दोनों आएंगे, ठीक। अगर सीरीज मोटर है तो फिर, या सॉरी जनरेटर की बात हो रही ना, अगर सीरीज जनरेटर है तो सिर्फ ये आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक। शंट मोटर है, सॉरी शंट जनरेटर है तो फिर ये वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। तो उसी हिसाब से इन पावर फ्लो डायग्राम में आप उस चीज को ऑमिट कर देंगे जिस टाइप के आप जनरेटर के बारे में एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, पावर फ्लो डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो दिस डायग्राम इज फॉर जनरेटर। अब सेम डायग्राम को आप एज अ मोटर भी देख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट चल रहे हैं इस डायग्राम में तो दिस डायग्राम इज फॉर जनरेटर, अगर आप राइट से लेफ्ट चल रहे हैं तो सेम डायग्राम इज फॉर मोटर। बट इन सब चीजों के का जो नाम जो लिखा हुआ है इनका ऑर्डर बस चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। जैसे कि अगर ये मोटर होगा तो सबसे पहले तो ये जो एरो की डायरेक्शन यहाँ पर बनी हुई है जनरेटर के केस में, एरो जब इधर से आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो एरो फिर राइट से लेफ्ट की तरफ बन जाएगी, तो ये वी टी इंटू आई एल क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। इसमें से ये चीज माइनस होगी शंट फील्ड आई स्क्वायर आर लॉस,
फिर ये माइनस होगा सीरीज फील्ड आई स्क्वायर आर लॉस, फिर ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस, फिर ये माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ईजी इंटू आई, बस एरो किधर होगी, राइट से लेफ्ट हो जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी। फिर यहाँ पर आउटपुट पे स्ट्रे लोड लॉस माइनस होगा, नो लोड कोर लॉस माइनस होगा, और ये फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस माइनस होगा। तो आउटपुट पे आपको मैकेनिकल पावर मिल जाएगा, यानी शाफ्ट मिल जाएगा मैकेनिकल पावर। तो क्या दोबारा इस डायग्राम को बनाने की जरूरत है फॉर मोटर की, आप लोग समझ पाएंगे इसी एक डायग्राम से? जो मैंने समझाया बस एरो आप रिवर्स कर दीजिए, बस राइट से लेफ्ट की तरफ चलिए, बढ़िए, और इस एरो को रिवर्स कर दीजिए, तो जो पावर फ्लो डायग्राम है वो मोटर के लिए हो जाएगा। जब आप लेफ्ट से राइट चलेंगे इस डायग्राम में, तो ये पावर फ्लो डायग्राम जनरेटर का है। जब राइट से लेफ्ट चलेंगे तो ये पावर फ्लो डायग्राम बन जाएगा मोटर का। ओके, यस सर। ठीक है, वेरी गुड, इफ इट इज ओके देन। हाँ, एक चीज इसमें आप ये देखिए, जस्ट अ मिनट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ न्यूमेरिकल आप देखेंगे, कभी कभी, मतलब जनरली नहीं होगा, उसमें रोटेशनल लॉसेस और स्ट्रे लोड लॉसेस को ऐड करके रोटेशनल लॉसेस कहा जाता है। मतलब अ, ये तो है ही है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, नो लोड कोर लॉस, और उसमें स्ट्रे लोड लॉस को ऐड करके रोटेशनल लॉसेस कहा जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज नो लोड रोटेशनल लॉस। ठीक है, कभी कभी कुछ बुक्स में क्या होता है, यहाँ पे शायद मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी है, उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। इतने पोर्शन को नो लोड रोटेशनल लॉस कहते हैं। ठीक, और इस कुछ न्यूमेरिकल में क्या होता है, स्ट्रे लोड लॉसेस को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो इसको कहते हैं रोटेशनल लॉस। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा, अगर रोटेशनल लॉस को आप ऐड कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में, तो आपको मिल जाएगा जनरेटर का इनपुट। ठीक, मतलब अगर ये जनरेटर का इनपुट चाहिए तो आप क्या करेंगे कि रोटेशनल लॉसेस को ऐड करेंगे। जब रोटेशनल लॉसेस को आप ऐड कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में, तब आपको जनरेटर का इनपुट मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डीसी मोटर का आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, मतलब ये आप ये पावर फ्लो डायग्राम को देखेंगे तो मेरी बातें समझ जाएंगे कि जब आप इन चीजों को ऐड करेंगे तो आपको जनरेटर का इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इफिशिएंसी पे आते हैं। फॉर्मूला पहले जनरेटर का, तो अभी मैंने आपको बताया था आउटपुट अपॉन इनपुट। अब हमें इलेक्ट्रिकल टर्म्स में इसे कैलकुलेट करना है, तो आप आउटपुट को लिख सकते हैं इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट, और इसे आप लिख सकते हैं 1 - लॉसेस अपॉन इनपुट। अब क्योंकि जनरेटर में इनपुट मैकेनिकल होता है, तो यहाँ से इनपुट को हटा के हम लिख देते हैं यहाँ पर आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, लॉसेस के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ लॉसेस का। टोटल तो टोटल लॉसेस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस फील्ड वाइंडिंग का लॉस, शंट फील्ड वाइंडिंग का, प्लस नो लोड रोटेशनल लॉस है। यहाँ पे स्ट्रे लॉस को नेग्लेक्ट कर दिया गया है इन केस ऑफ स्मॉल मशीन्स।
न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे अगर उसमें दिया हुआ है तो आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा, अगर कहा गया 1% या 1.5% कहा गया है तो आप यहाँ ऐड कर लीजिए, नहीं कहा गया है तो स्ट्रे लोड लॉसेस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं जब तक कि न्यूमेरिकल में स्पेसिफाई नहीं किया गया है तब तक। ओके। आउटपुट जनरेटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज इनटू लोड करंट, इन सबको एफिशिएंसी के फॉर्मूले में आप पुट करिए। तो जनरेटर का एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया IA² RA प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग में ओमिक लॉस प्लस नो लोड रोटेशनल लॉस अपॉन, ये टोटल लॉस हो गया, अपॉन आउटपुट दैट इज VT इंटू IL प्लस लॉस ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है फिर से लिख लीजिए, VF IF प्लस W नॉट। ठीक है, दिस इज आर्मेचर सर्किट ओमिक लॉस। जब तक कहा ना जाए आप ब्रश कांटेक्ट में जो लॉस हो रहा है उसको भी इसी में मान के चलेंगे, अगर अलग से न्यूमेरिकल में दिया है तो आप यहाँ ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको एडिशन बता रहा हूँ, अगर दिया है ब्रश पे ड्रॉप जो लॉस हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है उसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा, अगर दिया हुआ नहीं दिया तो फिर इसी में इंक्लूडेड है। ये हो गया शंट फील्ड ओमिक लॉस और ये है नो लोड रोटेशनल लॉस। जैसा कि मैंने बताया ये जो नो लोड रोटेशनल लॉस है इसमें क्या इंक्लूड है, आयरन लॉस इंक्लूड है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इंक्लूड है। तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इज बेसिकली अ मैकेनिकल लॉस जिसे आप इलेक्ट्रिकली वोल्ट मीटर एमीटर से तो निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जो भी आप आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल टर्म से ही हम इसको W0 को निकालें। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरेटर का फॉर्मूला एफिशिएंसी का। अब आपको मोटर का फॉर्मूला बनाना है, तो मोटर के केस में हम इसी फॉर्मूले को फिर से ले लेते हैं, 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। अब हमने जनरेटर के केस में इनपुट के प्लेस पे आउटपुट प्लस लॉसेस लिख दिया था क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल टर्म्स में फॉर्मूले बनाने थे। अब मोटर के केस में तो जो आउटपुट है वो मैकेनिकल हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में इनपुट ही रहने देते हैं। तो 1 माइनस लॉसेस दैट मीन्स IA² RA प्लस VF इंटू IF प्लस नो लोड रोटेशनल लॉसेस अपॉन इनपुट दैट इज VT इंटू IL। ठीक है, तो ये हो गया मोटर के केस में एफिशिएंसी का फॉर्मूला। आप सभी को ये क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने भी क्लियर किया है इसको। अब इसके अलावा एक चीज जो पूछी जा सकती है वो है मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन इसकी क्या होगी। तो एक बहुत नॉर्मल सी कंडीशन है दैट इज वेरिएबल लॉसेस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। अब कांस्टेंट लॉस क्या है इसमें, तो कांस्टेंट लॉस है दिस VF इंटू IF सॉरी प्लस W0, दीज आर कांस्टेंट लॉस। जैसा मैंने बताया ये आपका फील्ड सर्किट का लॉस है जो कि कांस्टेंट होगा, रोटेशनल लॉस भी कांस्टेंट है क्योंकि इसमें मैकेनिकल और विंडेज लॉस प्लस कोर लॉस जुड़ा हुआ है। IA² RA इज अ लॉस विच इज वेरिएबल। तो जब ऐसा हो जाए दैट वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर करेगी। अब बात आती है इसको डेराइव करने की। सपोज अब किसी का मन हो ही गया कि नहीं हमें इसे डेराइव करना है, तो डेराइव आप कर सकते हैं। उसके लिए अभी जनरेटर का ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी फॉर्मूले को हम दोबारा लिख लेते हैं।
तो जनरेटर का फॉर्मूला है 1 माइनस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वी एफ इंटू आई एफ प्लस डब्ल्यू नॉट अपॉन आउटपुट, दैट मीन्स वी टी इंटू आई एल प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वी एफ इंटू आई एफ प्लस डब्ल्यू नॉट। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यानी एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये टर्म यहाँ आएगा, तो इस टर्म के यहाँ आने की वजह से ये वाला टर्म और ये पूरा टर्म कट जाएगा। तो डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में होगा वी टी इंटू आई एल अपॉन डिनोमिनेटर का टर्म हो जाएगा वी टी इंटू आई एल प्लस आई ए स्क्वेयर आर ए प्लस बी एफ इंटू आई एफ प्लस डब्ल्यू नॉट। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, अब हमें इसमें निकालनी है मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन। तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा इम्प्रोवाइजेशन ये करेंगे, क्योंकि हमें पता है जनरेटर के केस में आई एल इज इक्वल टू होता है, जनरेटर के केस में देखिए आई ए इज इक्वल टू होता है आई एल प्लस आई एस एच। ठीक, शंट जनरेटर है, दैट मीन्स आई एल विल बी इज इक्वल टू आई ए माइनस आई एस एच। ठीक है, अब देखिए जैसा हमें पता है कि शंट करंट की वैल्यू कम होती है कंपेयर टू आर्मेचर करंट। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए अगर हम यहाँ से शंट करंट को नेगलेक्ट कर दे तो आई एल इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू आई ए हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम यही करेंगे, जहाँ आई ए लिखा हुआ है वहां पर आई एल, या जहाँ आई एल लिखा है वहां आई ए, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। सपोज हमने आई एल जहाँ लिखा है वहां पे आई ए लिख दिया। ठीक है, तो वी टी इंटू आई ए स्क्वायर आर ए प्लस पी एफ इंटू आई एफ प्लस डब्ल्यू नॉट। अब दो तरीका है, या तो आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को, पूरे फॉर्मूले को आईए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और इक्वेट कर दीजिए जीरो, तो भी कंडीशन आ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि अगर न्यू डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो भी इफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आईए को न्यूमरेटर से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जब आप आईए को न्यूमरेटर से एलिमिनेट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी वी टी अपॉन वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस, यहाँ पे एक मिनट, इस पूरे को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक, पूरे को मान लीजिए, हमने मान लिया वैल्यू पी के। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको पूरे को हमने मान लिया पी के। तो अब इसमें यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी के अपॉन आई ए। तो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो इफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो डी अपॉन डी आई ए, आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए और इक्वेट कर दीजिए जीरो को। करके आप देखेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आर ए आएगा, यहाँ पर आएगा पी के अपॉन आई ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा पी के इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर आर ए। पी के प्लेस पे जो हमने अभी पीछे माना था आप उसे पुट कर लीजिए, दैट इज वी एफ इंटू आई एफ प्लस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर आर ए। So this is what constant loss and this is what variable loss. तो ये कंडीशन हो गई
मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इन केस ऑफ डीसी मशीन। जनरेटर, ये हमने जनरेटर को लेके किया, मोटर को भी लेके करेंगे तो सेम चीज आएगी। हाँ, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज यहाँ से और निकाली जा सकती है। हमने निकाला है पी के इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर आर ए। आपकी जानकारी के लिए बता दो, इसको आप ये भी लिख सकते हैं आई एल स्क्वायर इंटू आर ए। यहाँ से आप आई ए की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, अंडर रूट पी के अपॉन आर ए। तो दिस इज करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो इसको आप मैक्स करके लिख सकते हैं, ये मैक्स दैट इज पी के अपॉन आर ए। सो कीप दिस इन माइंड इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। That means current of generator corresponding to maximum efficiency or motor corresponding to maximum efficiency is under root Pk upon Ra, where Pk is what? Constant loss. Constant loss मतलब Vf into If plus W naught। यहाँ तक आप सभी को बताई गई बातें समझ में आई? यस सर। ओके, तो थोड़ा लंबी कहानी हो गई ना एफिशिएंसी की। मुझे लग ही रहा था कहीं काफी ज्यादा समय सिर्फ एफिशिएंसी में ना चला जाए। इस पे न्यूमेरिकल कराने हैं हमें, थोड़े से न्यूमेरिकल एग्जांपल। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ स्विनबर्न टेस्ट को कवर कर लिया जाए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल, अगर इस क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्विनबर्न टेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज है स्विनबर्न टेस्ट के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है। तो इट इज परफॉर्म फॉर डिटरमाइनिंग नो लोड रोटेशनल लॉसेस। ठीक है, तो ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है सिर्फ नो लोड रोटेशनल लॉसेस को निकालने के लिए। एक ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए कि ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं नो लोड रोटेशनल लॉसेस को निकालने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट for determining this no load rotational losses, this test is performed on DC shunt motor only। मतलब अगर डीसी मशीन आपको दी गई, वेदर इट इज जनरेटर और वेदर इट इज मोटर, आपको उस मशीन को एज अ मोटर ही रन कराना पड़ेगा इस टेस्ट को परफॉर्म कराने के लिए। और सिर्फ डीसी शंट मोटर पे ही ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट नो लोड पे परफॉर्म किया जाता है, नो लोड पे। तो डीसी सीरीज मोटर पे परफॉर्म नहीं कर सकते आप नो लोड टेस्ट। उसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है और सारी बेरिंग्स वगैरह टूट सकती है। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि सीरीज मोटर पे टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। हाँ, अगर कुछ लोग ये सोचे कि क्यों नहीं सर हम सीरीज वाइंडिंग को, मतलब डीसी सीरीज मोटर लिया, उसकी जो वाइंडिंग है उसको हम शंट में लगा दे, यानी पैरेलल में लगा दे, तब भी तो हम निकाल सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि जो सीरीज मोटर होती है उसकी फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, कंपेयर टू शंट मोटर। जो शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वो उसी हिसाब से डिजाइन की गई है। ठीक है, अब सीरीज वाइंडिंग जो है उसके रेजिस्टेंस को कम रखते हैं। अगर आप ज्यादा रख देंगे तो आपको पता ही है, क्योंकि वहां पर फील्ड वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों सीरीज में लगती है, तो रेजिस्टेंस वहां कम रखते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर आप कम रखेंगे तो फील्ड वाइंडिंग में करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। सीरीज मोटर के केस में अगर आप उसको शंट में लगा देंगे फील्ड वाइंडिंग को सीरीज मोटर की, तो करंट फील्ड वाइंडिंग में बहुत ज्यादा चली जाएगी, जिससे कि फील्ड वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। ठीक है, और डैमेज हो जाएगी तो आपको पता है क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगी।
और फिर से स्पीड डेंजरसली हाई हो जाएगी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ शंट मोटर पे परफॉर्म करते हैं। उसका कारण क्योंकि इसे नो लोड पे हमें परफॉर्म करना है, सीरीज मोटर पे नहीं परफॉर्म कर सकते। तो जनरेटर भी होगी तो उसको मोटर की तरह ही रन कराएंगे और स्विनबर्न टेस्ट करेंगे और नो लोड रोटेशनल लॉसेस निकालेंगे। ये आप लोगों को क्लियर है? बातें समझ में आई? अब टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो सर्किट है उस सर्किट को बना लेते हैं। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये नो लोड टेस्ट है, तो इसका मतलब मशीन को नो लोड पे रन कराएंगे। हमको निकालना क्या है वो मकसद हमें ध्यान में रखना चाहिए, और वो मकसद है हमें नो लोड रोटेशनल लॉसेस निकालने। यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है फॉर मेजरिंग आर्मेचर करंट, और दूसरा जो अमीटर लगा हुआ है फॉर मेजरिंग फील्ड करंट। डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। तो ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। इसको भी मेजर करना चाहें तो मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नो लोड पे रन करा रहा है तो आर्मेचर करंट को हम डिनोट कर देते हैं आई ए नॉट से, और यहाँ से फील्ड करंट आई रही है, यहाँ से लाइन करंट। यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है इसको रेटेड रखते हैं, रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड। और अगर आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो रेटेड वोल्टेज से थोड़ा ज्यादा वोल्टेज रखते हैं, ताकि यहाँ जो आर्मेचर सर्किट में लॉस हो रही होगी उसको भी सप्लाई किया जा सके। ठीक है, इस वजह से रेटेड टर्मिनल वोल्टेज से थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। तो अमीटर से आई ए नॉट मेजर कर लिया और इस वाले अमीटर से फील्ड करंट मेजर कर ली। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये है मोटर, शंट मोटर, which is run on no load to calculate the नो लोड रोटनल लॉसेज। इसको रेटेड स्पीड पे रन कराते हैं, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एमीटर से आई ए नॉट यानी कि नो लोड आर्मेचर करंट मेजर करते हैं और इस फील्ड करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब कोई लोड नहीं लगा हुआ है आर्मेचर पर, तो जो आर्मेचर करंट की वैल्यू है ये बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया यानी इनपुट पावर क्या गई, इनपुट पावर गई वीटी इंटू आई ए नॉट। ठीक, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं वरना कंफ्यूजन रहेगी। इनपुट पावर क्या अप्लाई हुई, वीटी इंटू आई एल नॉट। अब ये पावर के दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक वीटी इंटू आई ए नॉट और दूसरा आर्मेचर सर्किट में जो ओमिक लॉस होगी उसमें। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू नॉट यानी नो लोड रोटेशनल लॉस। तो नो लोड रोटेशनल लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से नो लोड ये जो पावर आ रही है इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी इंटू आई ए नॉट माइनस आई ए नॉट स्क्वायर इंटू आर ए। दिस इज नो लोड रोटेशनल लॉस, जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी स्विनबर्न टेस्ट से। इसके अलावा स्विनबर्न टेस्ट से एक चीज और आप कैलकुलेट कर पाएंगे, वो है शंट फील्ड लॉस, विच इज टर्मिनल वोल्टेज इनटू फील्ड करंट। तो एक तरह से देखिए तो डब्ल्यू नॉट और वी टी आई एफ ये दोनों इससे मिल रहे हैं, इनको आप जोड़ देंगे तो आपको कांस्टेंट लॉस मिल जाएगा। ठीक, डब्ल्यू नॉट इज व्हाट, नो लोड रोटेशनल लॉस
जिसमें आप शंट फील्ड लॉस को भी ऐड कर दीजिए तो टोटल कांस्टेंट लॉस हो गया। ठीक, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप ये पीछे वाला जो पावर फ्लो डायग्राम है, अगर ये आप लोग देखिए, ये यहाँ देखिए नो लोड रोटेशनल लॉसेस है। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया है, आर्मेचर में जो लॉस हो रहा है उसको माइनस किया। ठीक है, यहाँ पे ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में है क्या, मशीन नो लोड पे रन कर रही है, तो जो इनपुट आप दे रहे हैं वो इनपुट कहाँ जाएगा, जितना नो लोड पे मशीन को चलने के लिए पावर चाहिए बस उतनी ही तो मशीन एब्जॉर्ब करेगी। तो जो हमें मिले, ये जो बेसिकली वोल्टेज या इनपुट एनर्जी सप्लाई हो रही है वो खर्च कहाँ हो रही है, सप्लाई करने में नो लोड रोटेशनल लॉसेस को। लेकिन कुछ लॉस कहाँ जाएगी, आर्मेचर सर्किट में भी तो कुछ पावर खर्च होगी। भाई पूरी तरह से तो जितना आप इनपुट देंगे वो पूरा पूरा रोटेशनल में कन्वर्ट होगा नहीं, कुछ तो आर्मेचर सर्किट में एब्जॉर्ब होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने मान लिया थोड़ा सा आर्मेचर सर्किट में लॉस हो रहा है, विच इज आई ए स्क्वायर इंटू आर ए। उसको अगर हम इनपुट जो रोटेशनल पावर है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमको एक्चुअल रोटेशनल नो लोड पावर मिल जाएगी। और हम शंट फील्ड लॉस भी निकाल सकते हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कांस्टेंट लॉस मिल जाएगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने से। आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? बच्चों, आप लोगों को यस समझ में सर। आया स्विनबर्न? ओके, यस सर। थैंक। स्विनबर्न टेस्ट परफॉर्म जो कर रहा है उसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज इसका है कि लो पावर रिक्वायर होती है इवन लार्ज मशीन को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें खाली हमें नो लोड लॉस को ही निकालना है। तो जो भी आप इनपुट दे रहे हो, लार्ज मशीन भी होगी तो आपको सिर्फ उतने ही इनपुट की रिक्वायरमेंट है जितना कि नो लोड लॉसेस को सप्लाई करने के लिए चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होती है पावर, वो कहाँ लॉस हो जा रही है, आर्मेचर सर्किट में, इसीलिए मैंने बताया आपको रेटेड वोल्टेज से थोड़ा ज्यादा सा वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डिजायर्ड लोड पर। ठीक, अब इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये नो लोड पर रन होती है तो स्ट्रे लॉसेस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। और एक और बात कि जब आप नो लोड पे रन कर रहे होगे तो जो सर्किट में रेजिस्टेंस है, जैसे आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू होगी, मान लीजिए कि रूम का मतलब लैब का टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस पे ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए 0.4 ओम और 250 ओम, ये शंट फील्ड का हो गया या आर्मेचर का हो गया। लेकिन जब मशीन को आप फुल लोड पे रन करेंगे तो ये रेजिस्टेंसेस हॉट हो जाएंगे, इनकी वैल्यू बदलेगी। तो इस वजह से स्विनबर्न टेस्ट में एक ये भी दिक्कत है कि एक्चुअल जो एफिशिएंसी है वो आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब मशीन लोड पर रन करेगी तो इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बदलेगी, तो ये जो लॉसेस है इनकी वैल्यू, जो वेरिएबल लॉसेस है, ओमिक लॉसेस, इनकी वैल्यू भी बदलेगी। ये बात क्लियर हुई? तो ये डिसएडवांटेज है स्विनबर्न टेस्ट का। एक डिसएडवांटेज तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रे लोड लॉसेस कांट बी कैलकुलेटेड, दूसरा द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन आप नहीं निकाल सकते किसी भी रेटेड लोड पर। ठीक है, ये दो दिक्कतें हैं स्विनबर्न टेस्ट के साथ। तो इफिशिएंसी आपको मशीन की निकालनी है तो आपको नो लोड रोटेशनल लॉसेस चाहिए, कांस्टेंट लॉसेस चाहिए। कांस्टेंट लॉसेस का मतलब डब्ल्यू नॉट प्लस वी एफ इंटू आई एफ। ठीक, और ये हो गया नो लोड रोटेशनल लॉस। इफिशिएंसी का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था। तो एक तो ये चाहिए और दूसरा ये चाहिए, ये दोनों जब निकलेगा तभी आप इफिशिएंसी जनरेटर की निकाल सकते हो। तो जनरेटर की इफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस डब्ल्यू नॉट, यानी कि नो लोड रोटेशनल लॉस, आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वी टी इंटू आई एफ, टर्मिनल वोल्टेज वी एफ की जगह लिख दिया हमने, अपॉन वी टी इंटू आई एल दैट इज आउटपुट ऑफ जनरेटर प्लस डब्ल्यू नॉट प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वी टी इंटू आई एल। अब आपको स्विनबर्न टेस्ट से इसकी वैल्यू मिल जाएगी,
ठीक, लेकिन आपको इसकी वैल्यू भी चाहिए। आर्मेचर करंट यहाँ पे जो लिखी हुई है आई ए नॉट तो है नहीं, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस एक्चुअल रेजिस्टेंस तो आपको स्विनबर्न टेस्ट में मिलेगा नहीं, हॉट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो बाकी वैल्यूज निकालने के लिए रेटेड करंट आपको चाहिए, तो डीसी मशीन जिस पे आप परफॉर्म करेंगे उसके नेम प्लेट पे रेटेड करंट लिखी होती है, ठीक है। तो वहां से आपको रेटेड करंट पता चल जाएगी, आप मोटर है या जनरेटर है, रेटेड करंट पे उसको चलाओगे आप। आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकालोगे एक्चुअल रेजिस्टेंस की, इस फॉर्मूले का यूज करके। जैसे मान लीजिए कि एम्बिएंट टेम्परेचर पे ये वैल्यू है आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T1, ठीक। तो मान लीजिए कि टेम्परेचर राइज हो गया 60 डिग्री, 50 डिग्री। मान लीजिए 50 डिग्री पे इसकी वैल्यू आपको निकालनी है डिग्री सेल्सियस पे, तो आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T1 प्लस 50 डिग्री। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को आप डिवाइड करें, इक्वेशंस को डिवाइड पे आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आर टी 1 प्लस 50 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, आप आई मीन एग्जाम्पल है, आप 65 डिग्री भी ले सकते हो। अब टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है इसके लिए आपको कुछ वैल्यू माननी पड़ती है जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तब। अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T1, ठीक है। कॉपर के लिए अल्फा नॉट की वैल्यू आई थिंक 1/273 होती है डिग्री पर सेल्सियस। तो जो आप लैब में करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मैनुअल में बताई जाएगी। तो स्विनबर्न टेस्ट से आपको ये लॉस मिलेगा। बाकी आपको आईए की वैल्यू के लिए रेटेड लोड पे मशीन को चलाना पड़ेगा, रेटेड आर्मेचर करंट नेम प्लेट पे मिल जाएगी। आर ए की करेक्टेड वैल्यू आपको अभी मैंने बताया, इस तरह से आपको निकालनी पड़ेगी। बाकी लोड करंट वगैरह तो आपको पता ही है, रेटेड मशीन है तो आपको सब पता ही चल जाएगा। वीटी की वैल्यू जो अप्लाई कर रहे हैं इसमें रखेंगे, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इफिशियंसी का फॉर्मूला बुक्स में देखते हैं, स्विनबर्न टेस्ट के बाद जो लिखा होता है वो स्विनबर्न टेस्ट का पार्ट नहीं। स्विनबर्न टेस्ट में सिर्फ इतना है कि आप डब्ल्यू नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ स्विनबर्न टेस्ट। इफिशियंसी के जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं बुक्स में वो स्विनबर्न टेस्ट का पार्ट नहीं है। वो ये बताया गया है कि डब्ल्यू नॉट आपने निकाल लिया तो यहाँ आप रख दीजिए इस फॉर्मूले में, तो आपको इफिशियंसी मिल जाएगी। लेकिन इनकी वैल्यू आपको स्विनबर्न टेस्ट से नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको लोड टेस्ट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस आपको चाहिए आर्मेचर का भी फील्ड का भी, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट सॉरी डीसी टेस्ट करना पड़ेगा। डीसी टेस्ट के लिए आपको पता है मशीन को चलाना पड़ेगा आपको, और वोल्ट मीटर अमीटर लगाने पड़ेंगे। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग अपॉन अमीटर की रीडिंग आर्मेचर सर्किट में आपको आरए की वैल्यू देगा, इसी तरह फील्ड सर्किट में आपको फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप लैब परफॉर्म करते तो आपको ये चीजें जानकारी मिलती कि एक्चुअल में स्विनबर्न टेस्ट से सिर्फ नो लोड लॉस ही मेजर होती है, रोटेशनल लॉस। बाकी लॉसेस के लिए फिर मशीन को लोड पर चलाना पड़ता है, मोटर को। यहाँ तक आप लोग सभी को चीजें क्लियर हुई? यस सर।